एशेज के फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद बेन स्टोक्स पे जिस तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ, इंग्लिश के क्रिकेटर्स ने बड़े खुले अल्फाज में बेन स्टोक्स को और बेसबॉल की अप्रोच को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद बेन स्टोक्स ने जो उसपे स्टेटमेंट दी वो बड़ी इमोशनल स्टेटमेंट थी और उन्होंने कहा कि हमें आप रबिश कह लें, हमें आप बैड क्रिकेट कह लें, पैथेटिक कह लें, लेकिन जो वर्ड उनके लिए यूज किया गया एरोगेंट, उन्हें उससे प्रॉब्लम था। एरोगेंट का मतलब ये होता है कि आपकी अप्रोच ही ठीक नहीं है, आप सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी अप्रोच को आप टेक्निकली फ्लॉड कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हमने अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बनाई, अच्छा प्लान नहीं किया, हमारी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी, लेकिन हमें एरोगेंट कहने का मतलब ये है कि हम एशेज को सीरियस नहीं ले रहे हैं, यानी हम गेम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इस बात से वो बहुत एंग्री थे कि जो वर्ड एरोगेंट का उनके लिए यूज किया गया। एनी हो, अब इंग्लैंड ने जो आगे प्लेइंग 11 दी है सेकंड टेस्ट मैच के लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्क वुड को पहले मैच में खिलाया गया, दूसरे मैच में अब उनको ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप करने का मतलब उनको उस तरीके से ड्रॉप नहीं किया गया, लेकिन उनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए उनको रेस्ट करवाया गया है और वो इस मैच में बेंच पे होंगे और उनकी जगह पे विल जैक्स होंगे। विल जैक्स का जो इनिशियल इंट्रो मेरे जेहन में है वो एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन का है जो कि बड़ी जबरदस्त हार्ड हिटिंग करते हैं। ग्रेजुअली उनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो इंप्रूव हुई और इस वक्त वो एज ऑलराउंडर खेलते हैं। नंबर 8 पे वो खेलेंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि मार्क वुड जो कि एक मैच विनर बॉलर है और उसका आपकी टीम पहला टेस्ट मैच हार चुकी है, आपको उसकी जरूरत है। आप सेकंड मैच अगर उसको खिलाएं और जीते हैं तो मे बी आप एशेज में अलाइव हों, लेकिन अगर आप इस मैच में उनको बेंच कर देते हैं और आप मैच हार जाते हैं तो उसके बाद अगर आप तीसरे मैच में उनको लेके भी आते हैं तो आप ऑलरेडी प्लॉट लूज कर चुके होंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है इंग्लैंड की, ये फिर वही बात है कि प्लान डिफेक्टिव है या क्या है। बहरहाल बेन स्टोक्स इसको एरोगेंस तो नहीं समझते, तो वो ये समझते हैं कि हमारी अपनी स्ट्रेटजी है, हमारी अपनी प्लानिंग है और हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। ये प्लानिंग बहुत दफा कामयाब भी हुई है। लेकिन एक चीज जो बेसबॉल में अब तक नजर आई है, जो मैंने देखा है, वो ये है कि जब भी कंडीशन फेवरेबल हो बैटिंग के लिए तो वहां पर तो इंग्लैंड के बैट्समैन इस अप्रोच के साथ कामयाब रहे हैं, लेकिन कहीं पर अगर थोड़ा सा फंसने वाली पिच आ जाए तो वहां पे इंग्लैंड की टीम मैचेस जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। कोई एक भी ऐसी बड़ी सीरीज जहां पे मुश्किल कंडीशन थी और वहां पे इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज जीती हो, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये चीज है जिस पर बहरहाल इसको रीथिंक करने की भी जरूरत है। ये देखने में बड़ा एंटरटेनिंग लगता है जिस तरीके से वो खेलते हैं, मैचेस का डिसीजन बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन एक चीज जो और देखने की है कि ट्रेविस हेड ने जब लास्ट टाइम इनिंग्स खेली है और जो इंग्लैंड के बैट्समैन ने इनिंग्स खेली उससे बहुत फर्क है। ट्रेविस हेड ने काउंटर अटैक किया, पंच किए, लेकिन इस तरीके से नहीं किया कि वो कोई ओडीआई या टी20 मैच के डेथ ओवर्स की बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सिंपली वो जो फील्ड प्लेसमेंट थी उसको मैनूवर किया, रन किए। लेकिन इंग्लैंड के बैट्समैन इस तरीके से खेल रहे थे जैसे वो 6 हिटिंग करने आए हैं, जैसे वो कोई ओडीआई मैच के आखिरी 10 ओवर या टी20 मैच या आखिरी 5 ओवर में बैटिंग कर रहे हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप पॉजिटिव गेम खेलें, लेकिन आपने ओवर अटैक करके अगली टीम को एडिशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं देनी। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम में इंग्लैंड के लिए अच्छी चीज यह है कि पैट कमिंस की भी वापसी नहीं हो रही, स्टीव स्मिथ ही कप्तानी करेंगे। ऑल्दो कि स्टीव स्मिथ ने जैसे उनका एज कैप्टन टेस्ट रिकॉर्ड है वो शायद पैट कमिंस से भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन पैट कमिंस की एज ऑलराउंडर, एज लीडिंग फास्ट बॉलर और एज कैप्टन कमी बहरहाल ऑस्ट्रेलिया फील करेगा। ऑस्ट्रेलिया को फर्स्ट इनिंग्स में लास्ट टाइम भी इंग्लैंड ने बीट किया था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में आके एक तो इंग्लैंड के जो बॉलिंग अटैक थे ट्रेविस हेड के अगेंस्ट, और बेन स्टोक्स ने इस बात को माना कि मेरी एज कैप्टन जो स्ट्रेटजी थी वो ब्रेन फेड स्ट्रेटजी थी, मुझे कोई समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो जब काउंटर पंच ट्रेविस हेड कर रहे थे तो बेन स्टोक्स वहां पे प्रोएक्टिव होने की बजाय रिएक्टिव हो रहे थे। तो उन्होंने ये बात मानी कि एज ए कैप्टन मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि मेरे पास तो गेम प्लान नहीं था कि मैं वहां पे ट्रेविस हेड को कैसे रोक सकूं। अदरवाइज उस टाइम तक भी गेंद अच्छा खासा स्विंग हो रहा था, कैरी था उसके अंदर, और अगर वहां पे ट्रेविस हेड की विकेट गिरती तो शायद मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। लेकिन ट्रेविस हेड को वहां पे बेन स्टोक्स रोकने में कामयाब ही नहीं हो सके। अभी अगले मैच में जब इंग्लैंड जाएगा तो इंग्लैंड के पास फिर चैलेंज है, अब ट्रेविस हेड ओपनिंग करेंगे। और लेकिन एक चीज ये है कि ऑस्ट्रेलिया के मेजोरिटी बैट्समैन स्कोर नहीं कर रहे। आप अगर देखें स्टीव स्मिथ से उस तरीके से रन भी नहीं हो रहा है, लेबोशेने से रन भी नहीं हो रहा है, उस्मान ख्वाजा प्रेशर में है, नया ओपनर आया है, नीचे से कीपर बैट्समैन से रन भी नहीं हो रहे। तो ये एक विंडो है जिसको इंग्लैंड अभी भी सोच सकता है कि हाँ यहाँ पर अगर हम हिट करें तो हम यहाँ पर रिजल्ट ले सकते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग है, बॉलिंग उनकी बड़ी जबरदस्त है। मिचेल स्टार्क ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, हालांकि पैट कमिंस और जो शेजलवुड की एब्सेंस में एक मुश्किल थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ये वो एरिया था जिसपे ऑस्ट्रेलिया ज्यादा परेशान था। लेकिन
बॉलिंग ने डिलीवर किया दोनों इनिंग्स में, और उसमें बहरहाल इंग्लैंड के बैट्समैनों का भी रोल है। लेकिन स्टिल इंग्लैंड की टीम को यह बात समझनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के जो फर्स्ट मैच में जो विंडोज क्रिएट हुई थी इंग्लैंड के लिए, वो अगले मैच में जाते हुए मोरल बूस्टर होने चाहिए, और इंग्लैंड को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकती है तो इंग्लैंड उनमें से एक टीम है।